हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे एक कंपनी जो अल्कोहलिक बेवरेजेस में इन्वॉल्व है। उनका जो प्राइमरी बिजनेस है वो इंडियन मेड फॉरेन लिकर में है। और काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बिजनेस। और आई थिंक पहले इस चैनल में हमने कवर किया था सूला। Sula didn't quite work out as I thought it would. एंड आई थिंक वाइन सेगमेंट का जो पिकअप इंडिया में रहा है वो काफी म्यूटेड रहा है। बट आई थिंक विस्की जो एक सेगमेंट है वो एक ऐसी सेगमेंट है जो 50% मार्केट को डोमिनेट करती है विद इन द अल्कोहलिक कैटेगरी, अल्कोहल कैटेगरी। और मैं इस एडिशन को स्टार्ट करने से पहले बस दिखाना चाहता था एक स्टॉक जिसका नाम है काइचू माओटाई, जो कि चाइना की कंपनी है। चाइना का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम अल्कोहलिक ब्रांड्स है। ये जो ब्रांड है ये एक ऐसी ब्रांड है जो जनरल्स को ब्राइब में दी जाती है। इस पे एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ था जी जिनपिंग के द्वारा, जिसकी वजह से इसके सेल्स थोड़े म्यूटेड रहे थे। क्योंकि अगर कोई भी जनरल या चाइना का कोई भी आर्मी पर्सनल टेबल पे किसी के साथ बैठा है और ये अगर दिख गया तो ये क्लियर साइन है कि ये इन्वॉल्व है ब्राइबरी केस में, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव एक बॉटल आती है इसकी। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें, आप 2001 में देखें तो ये क्लोज टू 7 युआन पे है, CNY पे है, तो बेसिकली चाइनीज करेंसी पे है। और यहाँ से करंटली अभी 1427 पे है, तो ऑल टाइम ये 2688% का रिटर्न दे चुकी है। जो कि अगर हम उसको 24 ईयर पीरियड में अगर देखें, 2001 से 2025 24 ईयर पीरियड में देखें, तो उसका CAGR वर्कआउट करता है अराउंड 24 to 25%। वन ऑफ द हाइएस्ट रिटर्न जनरेटिंग स्टॉक हिस्टोरिकली जो रही है, even higher than the FANG stocks, higher than all the technology stocks that you have it in the stock market. So some of the sin stocks that there have been there, cigarette stocks and even alcohol stocks, they have delivered quite well. So I know a lot of people have that alignment ki they would not like to invest within sin stocks. So it's totally up to them. But I just wanted to bring this out in front of everyone, as to what the possibilities can be for one of the companies within India. I think the company that we're going to be covering is Piccadilly Agro. इस कंपनी के बारे में हम काफी डिटेल में इन डेप्थ में देखेंगे कि मैनेजमेंट का क्या मैसेजिंग रहा है, FY 25 के क्या हाइलाइट्स हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स, परफॉर्मेंस कमेंट्री, एबिटा बाय बिजनेसेस। तो इसका जो बिजनेस है वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। तो एक इसको बहुत अच्छा फिलिप मिल जाता है कि इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और ये इथेनॉल फिर यूज होता है अल्कोहल प्रोडक्शन में। इसका जो 43% बिजनेस है वो IMFL, विच इज इंडियन मेड फॉरेन लिकर, में इन्वॉल्व है, जो कि सिंगल मॉल्ट कैटेगरी में आता है। इट्स टेकिंग टेकिंग द वेस्टर्न सिंगल स्कॉच, जो स्कॉच प्रेवलेंट है स्कॉटलैंड से जो निकल के आते हैं, या जो US के ब्रांड्स हैं, इट्स रियली टेकिंग इट हेड ऑन in some of the whiskey competitions. It's coming on top. Uh, so that is one thing that is happening. One very key insight is that जब वो डिस्टिलेशन होता है मॉल्ट का, तो वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का एक लिक्विड निकलता है जिसको कैस्केट में रखा जाता है। तो अगर ये आप देखेंगे, ये कैस्केट है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं, या तो यूरोप से या अमेरिका से ये इंपोर्ट होती हैं, और इसमें रखा जाता है, इसको एज करा जाता है। इसका जो एजिंग प्रोसेस है वो इंडिया में काफी कम है, क्योंकि यूरोप में it's a more colder climate. So basically, if you have more warm temperatures, the reaction between the casket is much higher, and because of which the aging process is much lesser. So the whiskey that are available out here, you have 3 year aged whiskeys, or you have whiskeys aged up to 6 years or 12 years, whereas in the abroad markets, those are aged for much higher number of years. So उसका जो रेशियो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो ये है कि फॉर एवरी 1 year ऑफ एजिंग ऑफ विस्की in India, it takes 3 years in Europe to age. So, and one of the comments went really viral from Piyush
Piyush Goyal. So what he mentioned was that when he went on a visit to Switzerland, some of the ministers did mention about Indian whiskies flying off the shelves in Europe. And that took him by surprise because although he doesn't consume alcohol, but for an Indian brand to create such an impact was a big revelation for him. And in this edition, I think we'll go through detail about Piccadilly, and we'll see what are some of the attributes that has resulted in it winning numerous awards, and why it can be a good investment within your portfolio. Or if you think otherwise, please do let me know in the comment section. If you have been a consumer of this product, do also let me know in the comment section. It'll be really insightful to know what your views are and whether it'll be able to stand the test of times in terms of the other competition that it would come in, and whether it does have that barrier to protect its competitive moat. सो विद इन द मैनेजमेंट मैसेज उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो IMFL वॉल्यूम है इट हैज ग्रोन 46% year on year. It has seen significant expansion since the time they went into IMFL, which is Indian made foreign liquor. It contributes 43% of the company's revenue. EBITDA margin has expanded, so the EBITDA margin will be divided into the sugar business, which is highly makes any money or is loss making, but it does provide a good uh, um, raw material of ethanol to the alcohol industry. So the alcohol business creates an EBITDA of close to 30 to more than 30%. And we'll see in the later slides as to where does the EBITDA stand. The profit margins is just a little higher than 10%. And that is something which is also happening because the company is continuously expanding. The company has a facility. So Indri, which is the primary product of Piccadilly, gets its name from a small town in Haryana, in Indri, which is 180 kilometers from Delhi. And it also undergoing an expansion in Chhattisgarh, and also it has brought a plant in Scotland where it is beginning to expand. In terms of the performance highlights, we can see here that the FY25 revenue is that it has generated total income of 893 crore with a 7.7% year-on-year growth, and EBITDA of 191 crore, which has seen a 25.4% growth, an EPS of 11 rupees per share, which has seen a 22% year-on-year growth, and a PAT of 105 crores. An EBITDA margin sitting close to 21.4%. As I had mentioned, the EBITDA margin tends towards, so it'll be more higher towards the alcohol segment because the alcohol segment is the major contributor. The sugar business does not make as much money, so that will pull the EBITDA margin down, but it'll be more tending towards the alcohol business. So if we have a look at the financial performance, so we can clearly see that the revenue from operation, which is 886.3. So here the revenue from sugar vertical is 249.5 CR, which is 33%, and 636.8 CR comes from the distillery vertical, which makes up close to 67%. So clearly we can see that there has been a growth of 15.2% in the distillery vertical, and the sugar vertical is kind of just making it up or degrowing. So 275 to 249 crore. The vision of the company is very clear. It wants to concentrate on the brand Indri and wants to take it higher level up. Although it also has in pipeline some rums and sugarcane rum that it has introduced, and also a vodka within the premium segment to be introduced in the near future. So the overall growth in total income has been 7.7%. If I look at the FI numbers, we'll just look at the FI numbers. I think just ignore the Q4 numbers because that will have seasonality. So if you look at year-to-year comparisons, that'll be a more holistic picture. So this is what they have. So the total expenses have grown by 3.7%. They're also expanding into new plants. So that is something which will increase expenses as well. So they have also issued convertible debentures. Now, convertible debentures are debt instruments which can later be converted into equity. So their interest costs
have been higher. So if you look at the finance cost has increased to 17 from 20 from 15.7 crore to 27.8 crore, so a rise of 77.2%. This is because of the expansion requirements that they have, and the loans that they have taken, and the interest servicing that they are doing on the loans. So if you look at the profitability trends, the EBITDA margin, the way it has grown, um, this EBITDA margin growth is in commensurate with the growth in the अल्कोहल सेगमेंट इनका कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, और उसके वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21.4% पे FY25 का EBITDA है, एंड FY22 पे यहाँ पे अगर आप अल्कोहल का बिजनेस देखेंगे जो जो कि बहुत ही कम था, वो 12.2% पे बैठा है। और ये अगर आप देखेंगे पैट मार्जिन, तो 105 करोड़ का पैट है, तो इंटरेस्ट अभी ईट अप कर रहा है एबिटा को। सो 191 करोड़ इज बिफोर द इंटरेस्ट सर्विसिंग दैट द कंपनी डज, और 105 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट सर्विसिंग और टैक्स सर्विसिंग करने के बाद है, और डेप्रिसिएशन सर्विसिंग करने के बाद है, कि बिकॉज इट्स अ फैक्ट्री, तो डेप्रिसिएशन विल आल्सो प्ले अ बिग पार्ट, जो कि मशीनरीज जो ये खरीदते हैं, जिससे ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं और फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, तो उसके वजह से एबिटा और पैट के बीच जो गैप है वो रहेगा काफी ज्यादा। तो ये इनका परफॉर्मेंस कमेंट्री है। एबिटा मार्जिन एक्सपेंड्स टू 21.4%। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इनका है ये 7.5% से ग्रो किया है। डिस्टिलरी जो है वो 15.2% से ग्रो किया है, एंड शुगर जो है वो 9.4% से नीचे आया है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो इंक्रीज हुआ है 40% ईयर ऑन ईयर, तो इसके वजह से डिमांड पे एक इम्पैक्ट पड़ा होगा। और इसकी वजह से हम ये भी देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 7% था। एबिटा जो है वो इंक्रीज 25.4% ईयर ऑन ईयर अभी है। एबिटा मार्जिन 21.4% है। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है बिकॉज सीसीडी इन्होंने लिया है और एक टर्म लोन भी लिया है फॉर एक्सपेंशन, और इसकी इंटरेस्ट सर्विसिंग ये कर रहे हैं। पैट हैज इंक्रीज टू 22.1% ओवर FY24 एक्सक्लूडिंग वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम। डिस्टिलरी प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है वो 72% पे बैठा है, compared to 66.8% in FY24. So it's constantly increasing, constantly taking up more market share. So it'll be very interesting to see where it goes from here. I'm personally very bullish on this, but it is not a stock recommendation. Please do your own research before picking up any stock. Um, and I can be wrong. My views are constantly changing because I'm constantly processing new information. So please do not take it as a stock tip, because my views will change with the processing of new information. सो FY25 का जो बिजनेस हाइलाइट्स है उसमें इंद्री का जो वॉल्यूम है वो 37% ग्रो हुआ है। इसमें एक विस्लर है। विस्लर जो है एक ब्लेंडेड विस्की है। ब्लेंडेड विस्की जो है उसमें अलग अलग टाइप के मॉल्ट्स, वो सिंगल मॉल्ट जो होता है वो प्रीमियम एक कंसिडर होता है, और विस्लर जो है वो लोअर कैटेगरी में आता है, वो 500 से 1000 के रुपए के कैटेगरी में आता है, जो कि मास सेगमेंट को केटर करता है, जो जो कंपनी का फोकस है नहीं। जिस जो मैंने देखा है, आई थिंक जो कंपनी का मेन फोकस है वो आइकॉनिक विस्कीज निकालना है, और आइकॉनिक विस्कीज के थ्रू मार्केट शेयर बढ़ाना है इंटरनेशनली एज वेल एज इन इंडिया। और ये कामिकारा भी एक इन्होंने लॉन्च किया है। ये शुगर केन से बनाते हैं, और एक रम है जो ये बनाते हैं, और ये इसका ग्रोथ 310% ईयर ऑन ईयर रहा है, बट इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि एक स्मॉलर बेस पे है। सो इंद्री का जो इंडियन सिंगल मॉल्ट एक्सपोर्ट मार्केट का मार्केट शेयर है वो 55% के करीब है, विच इज अ वेरी गुड मार्केट शेयर। एंड जिस तरीके से अभी दिख रहा है, जिस तरीके से अवार्ड जैसे मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट शेयर ये डीपन करेगा, इसको बढ़ाता जाएगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे बताइए अगर आपने ये प्रोडक्ट ट्राई किया हो, या आपके क्या व्यूज हैं, और अगर आपने अब्रॉड में देखा हो लोग लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके क्या व्यूज हैं। इट विल बी अ ग्रेट इनसाइट टू नो।
बियॉन्ड जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स, क्योंकि जो जो ऑन द ग्राउंड डिमांड है या ऑन द ग्राउंड जो रिव्यू है, उसकी उसका बहुत ज्यादा महत्व है कि वो फिर रेवेन्यू और एक्सपेंशन और मार्जिन में ट्रांसलेट करेगा। अगर उसका डिमांड बहुत तगड़ा है तो कंपनी के पास एक प्राइसिंग पावर होता है, कि वो प्राइस इंक्रीज अगर 10% भी कर दे तो उसका मार्केट शेयर गिरेगा नहीं। तो वो एक कंपनी के पास बहुत बड़ा पावर होता है, एंड आई थिंक अगर उस किसी भी कंपनी के पास वैसा है तो इट इज वर्थ लुकिंग एट इफ इट इज अवेलेबल एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। ये जो है, ये कुछ प्रोडक्ट्स इन्होंने लॉन्च किए थे, इंद्री गेम ऑफ थ्रोन्स सिटी सीरीज एडिशन, इंद्री दिवाली कलेक्शन एडिशन। इसका एक बॉटल 70,000 रुपए का बिक रहा था। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला है ये अभी करेंटली 7,000 पे बिक रहा है। आई थिंक जैक डैनियल्स का एक आइस, आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स का जॉन स्नो के ऊपर कोई थीम था, तो उसका 5,600 पे बिक रहा है, तो ये 6,700 पे बिक रहा है। तो ये आइकॉनिक ब्रांड्स कंटिन्यूअसली निकालती रहती है। ये क्या करती है कि एक कास्ट लेती है जो अमेरिका से मंगाती है, यूरोप से मंगाती है, जो भी अल्कोहल निकलता है उसको शिफ्ट करती है 2-3 कास्ट में, फिर उसका फ्लेवर जो है बहुत ही यूनिक निकल के आता है। तो उसकी वजह से काफी पसंद किया जा रहा है। और बेसिकली क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कूल नहीं है, तो आपका जो कास्ट के साथ जो रिएक्शन होता है अल्कोहल का वो भी बहुत फास्ट होता है। और यहाँ का टेम्परेचर प्रॉब्ली सूट कर रहा है या जो हो रहा है, जो कि मतलब अनटेस्टेड वाटर्स था ये पहले, बट अभी गिवन द फैक्ट कि वर्ल्ड ओवर इट इज फ्लाइंग ऑफ द शेल्स इन यूरोप, as Mr. Piyush Goyal mentioned on his visit to Switzerland। तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये उनका ये स्पीच। तो इनका FY 2025 बिजनेस हाइलाइट्स, ये 28 स्टेट्स में प्रेजेंट है, यूटी में प्रेजेंट है, CSD कैंटीन्स में प्रेजेंट है। 20 में थी ये FY 2024 में, तो ये 8 और स्टेट्स इंक्रीज कर दी है। 16,000 रिटेल स्टोर्स में टच पॉइंट है। CST एंड पैरामिलिट्री ऐड हुआ है इसके IMFL प्रोडक्ट्स में। इंडियन ड्यूटी फ्री में प्रेजेंट है, इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री में प्रेजेंट है। और अभी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन काफी हाई है। और गिवन द फैक्ट कि स्कॉटलैंड में भी एक्सपैंड कर रही है अपना प्रोडक्शन, तो क्लियरली ये वो देख पा रही है इन टर्म्स ऑफ डिमांड जो प्रोबेबली एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर शायद नहीं देख पा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है इनके कौन कॉल नोट्स के थ्रू कि क्यों ये स्कॉटलैंड में एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। तो आई वुड एंकरेज कि अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप डेफिनेटली कौन कॉल इसकी पढ़िए। नंबर ऑफ बैरल एट 75,000 वर्सेस 45,000, वेयर हाउसिंग फॉर द सेम। तो ये बैरल्स जो है ये कॉन्स्टेंटली इंपोर्ट करती जा रही है, बिकॉज अगर इसको डिमांड को कीप अप करना है तो बैरल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज करते रहना होगा। इनका जो एक्सपेंशन है, करंटली एक एग्जिस्टिंग प्लांट है इंद्री जो कि हरियाणा में है, प्लस ये अभी छत्तीसगढ़ में एक्सपैंड हो रही है और पोर्टा वैडी स्कॉटलैंड में एक्सपैंड हो रही है। इन्होंने 312 करोड़ का CCD लिया है एंड वारंट्स टू पार्ट फंड एक्सपेंशन प्लान्स। और 50 करोड़ जो है उस इसके प्रमोटर नहीं डाला है। सैप इनका इम्प्लीमेंट हो गया, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर लॉजिस्टिक टैकलिंग। इन्होंने NFC भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि माओ टाई जिसकी मैं बात कर रहा था जो चाइनीज ब्रांड है, उन्होंने भी NFC इंट्रोड्यूस किया था। वो ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया था कि उसके काउंटरफीट्स बन रहे थे। तो काउंटरफीट को काउंटर करने के लिए आप अगर आप इसको खरीदते हैं तो मोबाइल के थ्रू आप स्कैन करके देख सकते हैं कि ये कंपनी अप्रूव्ड है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं। और अगर ये ओरिजिनल है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन और एक रिलायबिलिटी का टैग मिल जाता है। There have been some new joinings within the management team. There's a new CFO who has joined, and also a head of sales who has joined. Um, अगर आप ये देखें तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि कंपनी एक प्रीमियम पोर्टफोलियो की तरफ जा रही है। इसका एक IMFL सेगमेंट है जो कि 10 करोड़ पे बैठा था FY 2022 में, और दैट हैज एक्सपैंडेड बाय 38x। तो 38 टाइम्स वो ग्रो कर चुका है, अभी 380 करोड़ पे बैठा है।
So that makes up 43% of the business of Indri. Other distillery जो है comprise of ethanol, ENL और IMIL, Indian made liquor या B2B malt, वो comprise करती है 29%, जो कि 45.9% पहले होती थी। तो 45.9% इन FY22 से गिर के वो 29%, 257 करोड़ पे आ गई है। और जो 10 करोड़ थी IMFL, वो बढ़ के 380 करोड़ हो गई है। तो क्लियरली कंपनी वेरी फोकस्ड कि उसको एक प्रीमियम सेगमेंट को प्ले करना है, क्योंकि गोरों के पास पैसा ज्यादा है। तो स्कॉटलैंड और ये यूके, यूएस और ये लोग का कंजम्पशन कैपेसिटी भी बहुत है, पर पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत हाई है इस कंट्री में, इन कंट्रीज में। तो विच इज अ ग्रेट साइन, आई थिंक दे ये कांटे की टक्कर दे रही है स्कॉटिश मेड मॉल्ट्स को, जैक डैनियल्स को। तो काफी आई थिंक प्राइड की बात भी है कि एक इंडियन ब्रांड ऐसा कर पा रही है। एबिटा मार्जिन बाय बिजनेस अगर देखें तो शुगर क्लियरली हार्डली मेकिंग एनी मनी, एबिटा लेवल पे -1.1% पे चल रहा है। जो इसका डिस्टिलरी है वो 30.2% है, और जो बीच में जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है इसीलिए वो 21.4% है, क्योंकि 70% 30.2% एबिटा क्रिएट कर रहा है, और रिमेनिंग 30% क्लोज टू 0% एबिटा क्रिएट कर रहा है। तो जो ब्लेंडेड एबिटा है वो 21.4 पे है, which is understandable given the weighted average is more towards the distillery segment. Now, if we analyze ki what are some of the growth drivers of the premium alcohol market in India, तो इसमें आप देखेंगे कि premiumization driven by younger consumers, although having said that, a lot of the younger consumers or the Gen Z are moving towards more coffee consumption rather than alcohol consumption. But there is another brand called by the name of Radico, in which Nikhil Kamath has invested, and they are also very bullish on the segment that they have. Their segments are very different from what Indri has. Their segment is more on the gin side, on the vodka side, and Indri is more on the whiskey side, which makes up 50% of Indian alcoholic consumption. So strong demand for artisanal and craft spirits. So consumer interest is growing in craft and small batch spirits, primarily driven by superior craftsmanship and unique taste profile. तो अब लोग यूनिक कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके वजह से एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम अल्कोहल मार्केट की तरफ इंडिया चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे ग्लोबल रिकग्निशन इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर चॉइसेस, तो काफी सारे अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स और ड्राइव कर रही है कंज्यूमर परचेज अब्रॉड की मार्केट में। राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ एक्सपेरिएंशियल ड्रिंकिंग, होरेका Horeca is a big channel where alcohols are sold. I did cover Indian hotels, and I did mention that the room penetration is very low in India. I think UAE has more premium hotel rooms compared to India, and this segment I believe is constantly going to keep growing. So, so I think in all its bars, you have the alcohol that is there, and a lot of foreign tourists arriving. That will also pick up, if not for pure tourism, probably for conference tourism. So those things will increase, and having both probably a hotel and a alcohol company within the portfolio is not a bad idea at all. So here we can see that the revenue premium spirit जो इस कंपनी का है, उसमें कंसिस्टेंट एक ग्रोथ आया है, शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड अलाइन विद की मार्केट ट्रेंड्स। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो 10 करोड़ से 77 करोड़, विच इज 270% ग्रोथ। एंड लास्ट ईयर इट हैड सीन अ 39.8% ग्रोथ। CAGR की अगर बात करें तो ऑल दैट अ मच स्मॉलर बेस, द कंपनी जस्ट began making premium spirits. It was sitting at 10 crore, and right now it's sitting at 380 crore. And from here, I think there's a long runway for growth. So I think it'll be a wait and watch as to where it can grow from here. But yeah, if somebody did pick up in FY23, they would know what I'm talking about in terms of the returns that people have generated on this stock already. But to say that this stock has already generated a lot of return and will not generate a lot of return going ahead is a very wrong perception which a lot of people have.
Walmart, 10 years after it got listed, it still generated 30 to 40x of returns. And it had already generated a lot of returns up until then. So if people want to stay out saying that retrospectively a lot of return has been generated on this, I think it'll be a grave mistake. Also because the market cap is available for 5,000 crore. So a company, if it is available for 5,000 crore and caters to 50% of the alcohol, um, Indian-made alcohol exports, um, you can just, I think, do the math and understand what I'm talking about here. But yeah, this is not a stock recommendation. You can do your own research. You can uh, you can speak to your financial consultant or whoever you speak to decide your financial planning. In terms of company overview, I think very clear that it produces alcohol. It produces white crystal sugar and ethanol, extra-neutral alcohol. Extra-neutral alcohol (ENA) basically means a much higher concentrated level of alcohol within the ethanol. So that is used to then produce alcohol and also produce other types of alcohol. Um, so Indri is there. So within Indri, Haryana, this plant is there. I have seen a long video on this made by German YouTubers who came German. So they cover alcohol companies, and they did do like a proper 1.5 hour video. I'll leave the um, link within the description for people who are interested to study the plant and go deeper into the blending process and also the management. Few of the management people are there, people on the ground are there. So you can probably have a look at the plant as well within that video, which will provide a great insight if you are deciding to enter the stock. It'll throw a lot of light on what the management thinks and how the management was able to acquire one distillery machine from a junk alcohol company, which speaks volumes of how smart the management are in terms of utilizing resources. But you can have a look at it and probably create your own view on what you think about the management. So here, architects of premium spirit, single malt whiskey, premium sugarcane juice rum, and blended malt whiskey. So this is the premium product. So these two both have a category within the sub premium and premium product. This is the mass segment product, Whistler, which we called as blended malt whiskey, barrel aged blended malt whiskey, offering a sophisticated balance of tradition and modernity. But to be honest, this is targeted towards the Indian audience who primarily fall within the 500 to 1,000 rupee bracket mostly. So this is for them. So they started the unit in 1994. They commissioned a grain-based distillery in 2007, established a malt distillery and began barrel maturation, entered the branded alcoholic beverage segment with the launch of Whistler. So they launched Whistler first in 2017, tested the water, and 2022 is as recent as 2022 is when they entered IMFL, launched Kamikara, which is a 12-year-old aged rum, and expanded the Indri portfolio with Drew and Diwali 2023 edition. Indri Diwali 2023 edition received the world's best whiskey award. Introduced Kamikara, released Indri Diwali, rolled out Indri city services, fundraise and capacity expansion. So currently this अभी जो company है वो capacity expansion पे चल रही है, and it is set to grow from there. If you talk about where all the brand is present in, it's present in 28 states and union territories. And globally, if you speak of, it's present in a lot of the European nations where the alcohol. So, within India, I think the alcohol percentage, whiskeys which have a low alcohol percentage is generally preferred. But within the European markets and the US markets where the alcohol content is high, is what they like to consume and they prefer that. So, because they have expanded into that, we have seen a massive jump in the revenues, which is aiding the growth.
If we talk about the malt manufacturing process, starting from farming, germinating, milling, mashing, bottling, and then it results in maturing, distilling. So sorry, mashing, fermenting, distilling. After you distill, so these are the distillers. After you distill, you get a white liquid. Those white liquids are put in these casks, and a lot of their products are um, put in American oak barrel casks, and put in wine casks from Europe. So a lot of different casks to give it more woody flavor, or some of the flavor that I think whiskey connoisseurs would be more apt in describing. तो ये उसको अलग अलग कास्ट में डालते हैं और फिर इसको बॉटल करते हैं और इसको ब्रांड अलग तरीके से करते हैं कि ये एक कास्ट में डाला था या तीन कास्ट में डाले थे, या ये विस्की के कास्ट में डाला था, या अमेरिकन ओक बैरल, या इट हैज द वाइन फ्रूटी फ्लेवर उसके कास्ट में डाला था। तो उसके बेसिस पे ये बॉटलिंग करते हैं, इसको प्रीमियम पोजिशनिंग देते हैं, और वहां से ये फिर अब्रॉड के मार्केट में जाता है। तो ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक ट्रिनी, थ्री वुड, सिटी सीरीज, या आई थिंक इसको मोस्ट ऑफ द अल्कोहल शॉप्स में देख सकेंगे। कामिकारा, ये मैं आई थिंक इसमें ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट ये कहूंगा कि ये भी एक अवार्ड जीत चुकी है। इसके भी तीन कैटेगरी हैं, जो कि 3 year old एज्ड हैं, 8 year old एज्ड है, 12 year old एज्ड है। जो 3 year old एज्ड है वो पैन इंडिया में ज्यादातर चल रही है। जो 8 year old एज्ड है वो इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। जो 12 year old एज्ड है वो दोनों इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट्स में अवेलेबल है, और तीनों को अवार्ड मिल चुका है। कामिकारा संस्कृत में इसका मतलब लिक्विड गोल्ड होता है। ये शुगर केन जूस से बना हुआ रम है, तो विच इज प्रीटी यूनिक। इट इज एज्ड इन अमेरिकन ओक बैरल्स। इसमें कोई एडेड कलर, फ्लेवर या शुगर या स्पाइसेस नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इनका प्रोडक्ट कैटेगरी देखें एंड सेगमेंटेशन देखें कि कौन से कैटेगरी में फॉल होता है, तो देखेंगे कि लग्जरी सेगमेंट विच इज 5,000+ रुपीज में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स वहीं पे बैठते हैं। 2,000 से 5,000 में कामिकारा का एक अ, बैठता है, और इंद्री का एक बैठता है ब्रांड। एंड विद इन द 1,000 to 2,000 में इनका सिर्फ एक रम बैठता है, एज रम बैठता है, सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं बैठता है इनका। और ब्लेंडेड विस्की जो है वो 500 to 1,000 रेंज में बैठता है। और ब्लेंडेड विस्की में ऊपर की रेंज में 2,000 to 5,000 में एक आने वाला है सिंगल मॉल्ट विस्की, में और एक नया आने वाला है, और वोडका, ये लोग वोडका एक प्रीमियम सेगमेंट पे लाने वाले हैं। तो काफी एक्साइटिंग होगी ये देखना कि ये कैसे रैडिको खैतान के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को कैसे टैकल करते हैं, कैसे काउंटर करते हैं। बट अभी जो दिख रहा है उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोनों का काफी अलग है। तो अभी हम लोग एक बार क्विकली आई थिंक स्क्रीनर में देख लेंगे इनके क्या चीजें हैं। आई थिंक मार्केट कैप जो है 6 to 7 करोड़ पे है। स्टॉक का जो पीई है ये 61.3 पे है। मैं कुछ पीरियड पहले का वीडियो देख रहा था जिसमें 100 पे इसका पीई था, एंड पीपल आर कॉलिंग इट एक्सपेंसिव। फ्रॉम देयर इट हैज मूव्ड, उस समय आई थिंक 200 रुपए के भाव पे था, और अभी 660 पे चल रहा है। तो जस्ट लुकिंग एट पी इन्वेस्टिंग कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज आई थिंक आगे का क्या आपका परसेप्शन है स्टॉक के बारे में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये कहेंगे कि वेल डिस्कवर्ड स्टॉक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में राइड करना चाहते हैं, ये ट्रेंड को, इसके ओनरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या यू वांट टू स्टे आउट एंड यू थिंक द वैल्यूएशन इज वेरी एक्सपेंसिव। एंड टोटल रिस्पेक्ट, आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट प्राइस टू अर्निंग 61.3, प्लेज कोई शेयर्स है नहीं, विच इज अ वेरी गुड साइन। प्रमोटर जो है 71% होल्ड करती है। और जितना मैंने प्रमोटर के बारे में सुना है, आई थिंक सम ऑफ द न्यूज चैनल से, कि प्रमोटर इज अ बिग connoisseur of whiskey. He's a perfectionist, you can say. So which is a great sign for a company if the promoter is really passionate about the product. But yeah, you can, I think, do your own research and
put it within the comment section as to what you think about the promoter or any additional research that you have done. If you're an additional investor, and you can jot down your thesis as to why you think this is a great investment or it is not a great investment. आई थिंक प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस, इनका जो राइज है आईएमएफएल के बाद ही एक तरीके से, तो आईएमएफएल प्रोड्यूस 2022 में होना शुरू हो गया था, बट उसका इम्पैक्ट काफी टाइम तक नहीं दिखा था, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 27.95 पे था, और 23 पे, जून 2023 66 पे था, एंड दैट इज व्हेन इट वन द इंटरनेशनल विस्की अवार्ड. And that's where you then see a rise from 66 to 1000 levels, and now it is corrected down to 600, 650, and that is where it stands. So the company has delivered a growth of 38.5% CAGR over the last 5 years, which is astounding. I think the growth in IMFL is a big contributory factor, and I think that's going to keep continuing. So that should push the EBITDA up, and the sugar business should keep coming down, and that should further improve profitability. If you look at the March 2025 numbers, which we saw 818, I think the results for Piccadilly Agro for the quarter are not out yet. So it'll be pretty interesting to see कि वो वहां पे कितना ऐड करता है. बट यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाले क्वार्टर में 4.23 रुपीज अर्निंग पर शेयर, बट मार्च में जनरली ये हाई ही रहता है. दिसंबर वाला पार्ट में 2.63 था. तो मार्च 2025 में प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन सिमिलर कंपेयर टू मार्च 2024. तो ग्रोथ नए प्लांट के एक्सपेंशन के बाद कैसे आएगा? आई थिंक नए वाले प्लांट जो है, इसमें आप देखेंगे ये जो छत्तीसगढ़ है, इसमें ये सारे माइलस्टोन्स कंप्लीट हो गए हैं. बोर्ड अप्रूवल, लैंड एक्विजिशन, फंडिंग टाई अप, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, ये सब हो गया. मशीनरी अब ऑन साइट ला रहे हैं. और स्कॉटलैंड वाला जो प्रोजेक्ट है उसमें कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन हो गया है. मशीनरी ऑर्डर उसके बाद करेंगे, और ये सब ट्रायल रन्स. तो ये एक्सपेक्टेड FY27 में है, ये स्कॉटलैंड वाला. और छत्तीसगढ़ वाला जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY26 में एक्सपेक्टेड है. तो यहाँ पे देखेंगे रिजर्व्स 586 करोड़ पे बैठा है, 308 करोड़ पे बोरिंग्स बैठा है, जिसके इंटरेस्ट एक्सपेंस अभी जो आ रहा है वो 28 करोड़ पे है. तो ये और पुशअप होगा, क्योंकि आई थिंक सीसीडी और एक्सपेंशन के लिए ये डेट लेंगे. तो वो एक चीज है जो होगा. अभी कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है. आई थिंक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आप देखें, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 183 करोड़ बना रही है, बट वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है -164 चल रहा है. तो नेट कैश फ्लो जो है -5 करोड़ पे ये चल रहा है. तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी -270. तो न्यू अभी एक्सपैंड कर रही है, तो डेफिनेटली नेट कैश फ्लो तो नेगेटिव ही हो गया अभी. ROCE जो है वो 23% पे है, बट आई वुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, बिकॉज अगर धंधा अगर बढ़िया चल रहा है तो ये सारे नंबर्स अपने आप ऊपर की तरफ जाएंगे. ग्रोथ जो है वो, उससे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था कि 7% का ही ग्रोथ हुआ. बट गिवन द फैक्ट कि एक्सपेंशन काफी जोरों शोरों से है. और अगर आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, ये जो है इंद्री हरियाणा, ठीक है, तो यहाँ पे 220 KLPD इंद्री हरियाणा में भी एक्सपेंशन चल रहा है, ठीक है. तो ये भी एक चीज है जो यहाँ पे है. तो इसका एक्सपेंशन तो खुद चल ही रहा है, जो कि H1 FY26 में हो जाएगा. पैरेल का प्रोक्योरमेंट जोरों शोरों से चल रहा है. तो FY20 में 75,000 न्यू बैरल्स वेर प्रोक्योर्ड, जो कि अब 100,000 की तरफ वो लोग जा रहे हैं. और ये जो इसका कैपेसिटी है 220 KLPD है, ये इंद्री हरियाणा का है. और यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो है, वो भी सिमिलर कैपेसिटी का एक लॉन्च कर रहे हैं, बट वो ENA और एथेनॉल का है. तो उसमें फर्क वो है कि जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें एक फर्क है. डिस्टिलरी कैपेसिटी एंड फ्रॉम फॉर मॉल्ट 12 to 30 KLPD फॉर मॉल्ट. तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखिए तो FIIs में वेरी इनसिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है जो है पब्लिक में, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड के पास है, मेजॉरिटी प्रमोटर्स के पास है.
So that's it from my side on this edition. Please do let me know in the comment section what you thought about the analysis. Please do like and share the video if you think it was useful and you liked it, and do subscribe to the channel. That would help me in keep growing and keep bringing out new videos for you, um, analyzing much deeper than any of the news channels or any of the finfluencers that are out there. Thank you and have a great day ahead.